जय हिंद दोस्तों। इंडिया का एक ऐसा स्पाई एजेंट जो अपने देश की सुरक्षा के लिए सरहद पार जाके वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा किया। इंडिया के ऊपर जब भी कोई संकट आया तो हर हालात में देश के साथ खड़ा रहा। हमारे देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 8 साल जासूस बनकर रहा। इसने न सिर्फ जासूसी किया बल्कि पाकिस्तान सेना में भर्ती भी हुआ और प्रमोशन होकर मेजर रैंक तक पहुंचा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके काम से इतना खुश हुई कि इसको ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया। इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा स्पाई एजेंट में से एक रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर से ऐसी खुफिया जानकारी निकाल कर देते थे जिससे रॉ के लोग भी चौंक जाते थे। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जब भी कोई प्लान बनाता था उसकी जानकारी एंड टाइम पर रॉ को दे देते थे, जिसकी वजह से हमारे आर्मी के लोगों की कई बार जान जाते जाते बची है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ और होता था, हम मिशन पर कहीं और जा रहे होते थे। इंडिया में जब भी जासूसों की चर्चा होती है पूरे गर्व के साथ इस शख्स का नाम जुबान पर आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े स्पाई एजेंट रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952 के दिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहने वाले GM कौशिक और अमला देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। इनके पिताजी एयरफोर्स में थे और ये 4 भाई बहन थे। इनको बचपन से थिएटर और एक्टिंग का बहुत शौक था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बढ़ता गया। रविंद्र कौशिक बहुत ही स्मार्ट थे और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। लोग कहते थे इनकी शक्ल विनोद खन्ना से मिलती है, तो ये रहते भी विनोद खन्ना की तरह। 1970 में जब इनकी 12th कंप्लीट हुई, इसके बाद इन्होंने बीकॉम करने के लिए श्रीगंगानगर के ही सेठ GL बिहानी कॉलेज में एडमिशन ले लिए। एक तरफ कॉलेज में बीकॉम की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ थिएटर और एक्टिंग का भी शौक तो था ही इनको, तो ये पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी करने लगे। देश के लिए कुछ करने की चाहत इनके अंदर हमेशा रहती थी। ज्यादातर ये भगत सिंह का कैरेक्टर, आर्मी का कैरेक्टर, फ्रीडम फाइटर का कैरेक्टर, इन सब का रोल ज्यादा पसंद करते थे। इन सब से ज्यादा लगाव भी था। इस तरह का एक्टिंग रविंद्र कौशिक ज्यादा पसंद करते थे। रविंद्र कौशिक लखनऊ में एक बार थिएटर कर रहे थे। इस रोल में दिखाया जा रहा था जब हम चीन के साथ युद्ध हार गए थे तो चीन ने हमारे आर्मी के एक जवान को कब्जे में ले लिया था। चीनी आर्मी हमारे उस जवान से राज जानने के लिए उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती है और वो पूरी तरह से टॉर्चर हो रहा है। उससे राज उगलवाना चाहती है पर वो कोई भी खुफिया जानकारी नहीं दिया। रविंद्र कौशिक बहुत ही बखूबी के साथ इस रोल को अदा कर रहे थे। इस तरह से इस रोल को कर रहे थे जैसे कि ये सारा टॉर्चर इनके साथ ही हो रहा हो। लखनऊ में जिस थिएटर में ये रोल चल रहा था उसी थिएटर में रॉ के कुछ एजेंट बैठे हुए थे। उन्होंने रविंद्र कौशिक इस एक्टिंग को देखा तो उनसे बहुत प्रभावित हुए। रॉ के लोगों ने सोचा ये जासूसी दुनिया के लिए परफेक्ट रहेगा। कहते जब रविंद्र कौशिक श्रीगंगानगर में पढ़ाई करते थे, जब भी वहाँ पर प्ले होता था या थिएटर होता था तो रॉ की नज़र तब से इनके ऊपर थी। हमारी एजेंसी जो रॉ है वो ऐसे लोगों को चुनती है जिनके दिल के अंदर देशभक्ति के लिए प्रेम हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। ऐसे लोगों पर रॉ की नज़र होती है। रॉ को ऐसे लोग चाहिए भी थे जो असल जिंदगी में ऐसा रोल निभा सकें। इसके बाद रॉ के कुछ लोग इनसे आके मिलते हैं, इनसे कहते आपने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। अगर सच में तुम्हारे अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है तुम दिल्ली में आकर मिलो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। इन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मालूम था कि कौन है ये लोग, काम क्या करते हैं, रॉ क्या है, रॉ काम क्या करती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बाद जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो रॉ के 2 लोग इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत होती है। फिर इनको रॉ के ऑफिस लेकर जाया जाता है। इसके बाद पहली बार इनको पता चलता है कि हमारे देश की एक खुफिया एजेंसी भी है जिसका नाम रॉ है। रॉ के अफसर पहले इनको बताते हैं कि हमारे एजेंट पूरी दुनिया में क्या क्या कारनामे किए हैं, कितने बड़े बड़े मिशन किए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। ये सुनकर रविंद्र कौशिक बहुत प्रभावित होते हैं और रॉ को ज्वाइन कर लेते हैं। रविंद्र कौशिक से कहा जाता अपने घर पर रॉ के बारे में कुछ नहीं बताना है। रविंद्र कौशिक अपने घर पर बताते हैं मेरी दुबई में नौकरी लग गई है, मैं 2 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ। इसके बाद 2 साल के लिए इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अमृतसर, पठानकोट, दिल्ली, अलग अलग इन सब जगहों पर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि रॉ ये मानकर चल रही थी कि रविंद्र कौशिक को लंबे समय के लिए एक स्पाई एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इनकी पंजाबी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान के बहुत से इलाके में पंजाबी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ये पहली ट्रेनिंग पार कर गए क्योंकि पंजाबी भाषा इनको अच्छे से आती थी। इसके बाद इनको उर्दू सिखाया जाता है, नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। नमाज में क्या क्या पढ़ना उसके बारे में बताया जाता है। पहले फेज में इनको ये सारी ट्रेनिंग दी गई जो कि एक आम मुसलमान पाकिस्तान अंदर कैसे रहता है, कैसे बोलता है, क्या खाता पीता है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया। यानी रविंद्र कौशिक को इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया था कि ये पाकिस्तान के अंदर एक आम मुसलमान की तरह घुल मिल जाए। दूसरे फेज में इनको पाकिस्तान के जियोग्राफी के बारे में समझाया जाता है, वहाँ के शहरों के बारे में बताया जाता है, वहाँ क्या क्या खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी है उसके बारे में बताया जाता है। तीसरे फेज में इनको नए नए वेपन चलाना सिखाया जाता है, जासूसी कैसे करते उसके बारे में बताया जाता है। आखिरी में जो सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ किया जाता है, क्योंकि रॉ ये मानकर चल रही थी कि रविंद्र कौशिक को लंबे समय तक पाकिस्तान में ही रहना है। रॉ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए लास्ट में इनका खतना किया जाता है ताकि ये पूरी तरह से मुसलमान दिखे। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो गई तो इनको एक नया नाम दिया जाता है, नबी अहमद शाकिर। एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है।
इससे पहले इंडिया में जो भी इनकी पहचान थी, जो भी आईडी थी, डॉक्यूमेंट थी, उसको खत्म कर दिया जाता है ताकि इनके बारे में किसी को कुछ भी ना पता चले। इसके बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान कराची में भेज दिया जाता है। ये वहाँ के लोगों को अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं जैसे कराची में ही पले बड़े हैं, कराची के ही रहने वाले हैं। रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान जा रहे थे तो इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। इन्होंने अपने घर पर बताया मेरी दुबई में नौकरी लग गई है, मैं दुबई जा रहा हूँ। जब ये पाकिस्तान जा रहे थे तो उनकी उम्र 23 साल थी। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिले, आसपास का शहर का जायजा लिए। इसके कुछ दिन बाद ये अपने काम में लग गए। रविंद्र कौशिक ऊपर किसी को शक ना हो इसके लिए इन्होंने कराची के ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। जब ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे इसके बाद एक ऐसा काम करने जा रहे थे जिसकी उम्मीद रॉक को भी नहीं थी। एक स्पाई एजेंट के लिए जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, अब रविंद्र कौशिक वो करने जा रहे थे। रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो एक दिन उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होने के लिए वैकेंसी निकली है। तो रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देते हैं। इसके बाद बाकायदा इनका पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन भी हो जाता है। जब ये बात इंडिया में रॉक को पता चलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि एक स्पाई एजेंट के लिए जो भारत से पाकिस्तान गया है वहाँ की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इससे अच्छा मौका रविंद्र कौशिक के लिए नहीं हो सकता था। रविंद्र कौशिक वहाँ की आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद आर्मी के अंदर की अहम जानकारियाँ इंडिया में रॉक के पास भेजने लगते हैं। धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी में इनका प्रमोशन भी होता रहता है। इनका प्रमोशन होते होते मेजर रैंक तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद रविंद्र कौशिक और भी ज़्यादा अहम जानकारियां भेजने लगते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है, बॉर्डर पर किस किस एरिया में उनकी पोस्टिंग कहाँ की जा रही है, ये सारी खबर इंडिया भेजते रहते हैं। इसकी वजह से इंडिया को बहुत फायदा हो रहा था। रविंद्र कौशिक ने जो सबसे बड़ा काम किया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनको ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था, एक तो ये था कि पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनना, ऊपर से मेजर रैंक तक पहुंचना, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। रविंद्र कौशिक उसकी अहम इन्फॉर्मेशन निकाल कर देते थे। डिफेंस के अंदर क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देते थे। इन सब की वजह से रॉ और इंदिरा गांधी बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी बीच रविंद्र कौशिक के ऊपर किसी को शक ना हो इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के ही एक आर्मी ऑफिसर की एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन रविंद्र कौशिक उस लड़की से भी अपनी असली पहचान छुपा कर रखे, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएं। इसके बाद इनका एक बेटा भी हुआ। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में करीब 5 साल बीत चुके थे। इसके बाद साल आता है 1981। इसी बीच होता क्या है, इंडिया में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी पड़ती है। रविंद्र कौशिक लेटर के जरिए अपने घर वालों से कभी कभी बात करते थे। घर वालों को इन्होंने इस तरह की बात बताई हुई थी कि हम दुबई में काम करते हैं। अब इनको भाई की शादी में घर जाना था तो इन्होंने रॉ के अफसरों को बताया कि भाई की शादी है, मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद रॉ के साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के अफसरों को बोला मैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहता हूँ। इसके लिए इन्होंने छुट्टी मांगी, छुट्टी इन्हें मिल गई। पाकिस्तानी आर्मी और उनके अफसरों को यही लग रहा था कि ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, लेकिन असल में रविंद्र कौशिक इंडिया आ रहे थे। पहले पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ से रॉ इनको इंडिया लेकर आती है। अपने घर पर पहुँचते हैं, भाई की शादी अटेंड करते हैं। घर वालों ने काफ़ी समय बाद इनको देखा था। अब घर वाले इनके ऊपर प्रेशर डालने लगते कि तुम भी शादी कर लो, तुम बड़े हो। इन्होंने बताया मैं दुबई में एक लड़की से शादी कर लिया हूँ। जब इनके पिताजी को पता चला तो वो नाराज़ हो गए। इन्होंने बोला मेरा एक बेटा भी है, तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब शादी तो ये कर ही चुके थे, कोई क्या कर सकता था। इसके बाद घर वालों ने इनसे पूछा अच्छा आप ये तो बता दीजिए आप काम क्या करते हैं। इन्होंने अपने घर वालों को सिर्फ इतना ही बताया मैं आर्मी में काम करता हूँ, अपने देश के लिए काम करता हूँ। रविंद्र कौशिक अपने घर वालों को बोलते हैं मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। अपने घर से दुबई गए और वहाँ से पाकिस्तान आ गए। रविंद्र कौशिक की अपने घर वालों से ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद अपने घर वालों से कभी नहीं मिले। पाकिस्तान पहुँचने के बाद अपने जासूसी के काम में लग गए। जितनी भी अहम इन्फॉर्मेशन होती थी वो भेजते रहते थे। रॉ इनके काम से बहुत खुश थी। रविंद्र कौशिक एंड टाइम पर इन्फॉर्मेशन दे देते थे जो बहुत कारगर साबित होता था। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। तभी बीच में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद पूरा गेम ही पलट जाता है। होता क्या है, रविंद्र कौशिक के पास कुछ डॉक्यूमेंट पहुंचाने थे, कुछ मैसेज पहुंचाना था। उसके लिए इंडिया से एक नए स्पाई एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाता है। जब ये इंडिया से जा रहा था तो पाकिस्तान बॉर्डर पर इसको पाकिस्तान आर्मी पकड़ लेती है। इसको टॉर्चर किया जाता है। इससे पूछा जाता तुम पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। शुरू में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद ये टूट जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। जब सारा सच पाकिस्तान आर्मी को पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सब कुछ जानने के बाद पाकिस्तान आर्मी एक चाल चलती है। ये जासूस से कहती है जिस जगह पर तुम्हारा डेट और टाइम फिक्स हुआ था
तुम उसी जगह पर जाकर मिलोगे, जिस हिसाब से तुमने मिलने का प्लान बनाया था उसी हिसाब से मिलोगे। इसके बाद कराची में जिन्ना गार्डन में जुम्मे के दिन इन दोनों की मुलाकात होती है और पाकिस्तान आर्मी के लोग उसी गार्डन में छुपे रहते हैं। जैसे इन दोनों की मुलाकात होती है, डॉक्यूमेंट एक दूसरे को देते हैं, आर्मी के लोग इनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। एक एजेंट की गलती की वजह से हमारा बहुत ही शानदार अंडरकवर एजेंट पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पाक आर्मी इनको बहुत टॉर्चर करती है, बेइंतहा टॉर्चर करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।